Hello friends, today we will see part 2 of Towards Green Energy. In the part 1, we will see regarding the thermal power plant. Now, in this video, we will see what is nuclear power plant and how we get energy from natural gases. Now, what is the main basic principle of this nuclear एनर्जी? ये न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से हमें मिलती है, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अब जब यूरेनियम और प्लूटोनियम इसके एटम्स को अगर हम लोग फ्यूज़ करते हैं, इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं, इन दैट केस देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ओके, और ये जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, ये एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि हमें पता है कि अगर कोई एटम हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, जैसे यूरेनियम हमने एग्जांपल लिया, उसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है और एटॉमिक मास भी उसका ज़्यादा है। अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, इन दैट केस इट विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसमें से बेरियम एंड क्रिप्टॉन इस तरीके के दूसरे छोटे एटम्स भी यहाँ पर तैयार होते हैं। इसलिए ये जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर तैयार हो रही है, दैट एनर्जी इज़ यूज्ड टू फॉर्म द स्टीम फ्रॉम द वाटर, और उसी की वजह से हम लोग टर्बाइंस रन करते हैं एंड देन वी विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट में आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहले हमने यूरेनियम और प्लूटोनियम लिया हुआ है एज अ फ्यूल। देन दिस यूरेनियम और प्लूटोनियम वी हैव टू टेक इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें उसका न्यूक्लियर फिजन करना है, इसलिए हम लोग उसमें इसे रखेंगे। देन ये जो न्यूक्लियर फिजन यहाँ पर हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको हम लोग स्टीम जनरेशन सेंटर में, या स्टीम जनरेशन जो हमारा होता है कंटेनर, उसमें हम लोग उसे पास करेंगे, ताकि उसमें जो वाटर है वो वाटर यूटिलाइज हो जाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। देन बिकॉज ऑफ दिस स्टीम देयर इज अ टर्बाइंस विल रोटेटेड। ठीक है, टर्बाइंस को जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट में टर्बाइंस रोटेट किए थे, उसी सेम पैटर्न से वो स्टीम एनर्जी यूज़ करके हम लोग टर्बाइंस रोटेट करेंगे। जब ये प्रोसेस हो रहा है, तब उसी टाइम सेम जिसकी वजह से स्टीम निकल गई और वाटर कूल हो गया या उसका डिकम्पोजिशन हो गया वेपर का वाटर में, अगेन दैट वाटर कम्स इनटू द अनदर टैंक एंड देन इट इज़ पासेस टुवर्ड्स द स्टीम वाटर बॉयलर। ठीक है, वाटर बॉयलर की तरफ हम लोग उसको फिर से पास कर देंगे। एंड लास्टली व्हेन द टर्बाइंस विल रोटेटेड, द जनरेटर विल गेट्स एक्टिव। ठीक है, जनरेटर भी अपना काम शुरू कर देगा, और ये जो जनरेटर है इसके इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दैट इज़ द मीन्स फ्रॉम फ्यूल लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम वी आर गेटिंग द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें वहाँ पर ऑब्टेन्ड होती है। दिस इज द मेन प्रिंसिपल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाउ अब यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो रहा है, जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट में भी देखा था। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम और प्लूटोनियम में है, वो न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में, जहाँ पर वाटर बॉयल हो रहा है। देन काइनेटिक एनर्जी, स्टीम बाहर निकल रही है या स्टीम हम लोग पास कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। देन काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइंस, टर्बाइंस रोटेट होकर एनर्जी क्रिएट होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइंस। एंड फाइनली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाकर कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज़ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। Then we will see how this nuclear fission takes place. हमने तो इसके पहले कहा था कि जो यूरेनियम और प्लूटोनियम है उसका न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। अब फिजन मीन्स एक्चुअली व्हाट? फिजन मीन्स ब्रेकिंग, FISSION। फिजन मीन्स ब्रेकिंग, और फ्यूजन FUSION, दैट इज़ द ज्वाइनिंग। ठीक है, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है स्पेलिंग में, बट मीनिंग अगर आप देखोगे तो पूरे अपोजिट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो फिजन है, दैट मीन्स देयर इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियस।
इसलिए हमने इसको न्यूक्लियर फिजन कहा है। अब इसमें क्या होगा, एज वी ऑलरेडी नो इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम लोग कोई भी एटम कंसिडर करते हैं तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जब न्यूक्लियर फिजन हमें करना है तो ये जो न्यूक्लियस है उसमें हम लोग नेचुरल रेडिएशंस पार्ट्स कर सकते हैं या फिर एक न्यूट्रॉन लेकर हम उसे बम्बार्ड कर सकते हैं न्यूक्लियस पर। तो ऐसा करने की वजह से जो कुछ भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, और एटॉमिक एनर्जी भी हम लोग उसे कहते हैं। जैसे नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक टारगेट न्यूक्लियस लिया हुआ है बीच में। अब ये जो टारगेट न्यूक्लियस है उस पर एक न्यूट्रॉन का अटैक वहाँ पर दिखाया हुआ है। व्हेन दिस न्यूट्रॉन अटैक ऑन द टारगेट न्यूक्लियस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फिजन प्रोडक्ट। ठीक है, दो अलग अलग छोटे साइज़ के छोटे एटम्स वहाँ पर फॉर्म होंगे और उसमें से कुछ न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पर बाहर निकलेंगे। जैसे सेम एग्जांपल हमने लिया यूरेनियम के साथ। अब यूरेनियम क्या है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 235। अब इस यूरेनियम पर जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है, इन दैट केस इट विल बिकम्स यूरेनियम 236। अब ये जो यूरेनियम 236 है उस पर बम्बार्डिंग हुआ है, एंड दिस यूरेनियम 236 दैट इज़ अ वेरी अनस्टेबल एटम। वह बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं रह सकता। दैट्स वाई इट विल ब्रेक्स डाउन इनटू क्रिप्टॉन एंड बेरियम। क्रिप्टॉन का है हमारा एटॉमिक मास नंबर 93 एंड बेरियम का है 141, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तीन न्यूट्रॉन्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से फॉर्म होती है ये हमने देख लिया। अब सेम वही प्रिंसिपल जो हमने इसके लिए देखा था यूरेनियम के लिए, वही यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन अटैक करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, तो हमें यूरेनियम 236 मिलता है विच इज़ एक्सट्रीमली अनस्टेबल एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अब जब यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो एक न्यूट्रॉन के साथ यहाँ पर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पर हमें ऑब्टेंड होती है, और ऐसे हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज़ हुए हैं। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं, ये 3 न्यूट्रॉन्स अगले जो कोई यूरेनियम के एटम्स वहाँ पर होंगे उसके साथ बम्बार्डिंग करके ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन की, ये कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ चेन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, चेन रिएक्शन कहेंगे। ओके, क्या किया, जो यूरेनियम फर्स्ट यूरेनियम का एटम था उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बम्बार्ड किया, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल अगेन डू द फिजन ऑफ अनदर 3 यूरेनियम एटम, और ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। बाकी के जो निकले उसमें से 9 निकलेंगे, ये 9 फिर से दूसरे यूरेनियम का, इस तरीके से कंटिन्यूएशन में ये प्रोसेस चलती रहती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ चेन रिएक्शन। अब जब ये रिएक्शन हम लोग एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमें पता है कि ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस होती जाने वाली है, तो हम लोग उसमें क्वांटिटी भी मेंटेन करेंगे, कितना यूरेनियम हमें लेना है, और ये अंडर कंट्रोल ये प्रोसेस पूरी की जाती है। एंड जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर तैयार होगी, ये एनर्जी फिर हम लोग थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें ऑब्टेन होगी। इस तरीके से हम लोग ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ना अब यहाँ पर आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है, किस तरीके से हमने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट अरेंज किया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, दिस इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर।
ठीक है, इसको स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं, दीज रेडियो एक्टिव वेव्स अगर बाहर निकल गए इट विल कॉजेस बैडली अफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स आल्सो। उन सभी पर यहाँ पर इनका अफेक्ट होगा और एटमॉस्फेयर में भी इस पर अफेक्ट हो सकता है। इसलिए ये हम जो कुछ भी न्यूक्लियर फिजन यहाँ पर कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो ये हमें बहुत केयरफुली करना है ताकि उसमें से रेडिएशंस बाहर ना आए। ये प्रिकॉशन हमें यहाँ पर लेनी है। और जो एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको स्पेशली उसी टाइप से डिज़ाइन किया हुआ रहता है। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने यूरेनियम और प्लूटोनियम हमने रख दिया, उसको हम लोग न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स की हेल्प से बम्बार्ड करेंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी। फिर ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दिस एनर्जी इज़ मूव टुवर्ड्स द बॉयलर। ठीक है, बॉयलर की तरफ जाएगा जहाँ पर वाटर है। वाटर को हीट करके इसमें से स्टीम बाहर निकलेगी एंड दैट स्टीम नाउ मूव टुवर्ड्स द टर्बाइंस। ठीक है, टर्बाइंस वहाँ पर दिख रहा है आपको। वो टर्बाइंस को वो रोटेट करेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन देर इज़ अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द जनरेटर। देन जो स्टीम से वो कंडेंस्ड हुआ वाटर है, वो वाटर कूलिंग टॉवर में जाएगा। कूलिंग टॉवर से फिर वो पास होकर कूल वाटर फिर से आता है बॉयलर में। वहाँ पर फिर से प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। ओके, दैट इज़ द स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसमें हम लोग कोल जैसे कोई फॉसिल फ्यूल्स यूज़ नहीं करते हैं और यहाँ पर हम लोग फॉसिल फ्यूल से सेव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर। सेकेंड, यहाँ पर पोल्यूशन जैसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने देखा था कि कोल अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस तरीके का कोई भी पोल्यूशन फैक्टर यहाँ पर अराइज नहीं होता है। और थर्ड, इसमें से जो कुछ भी एनर्जी हमें मिलेगी दैट एनर्जी इज़ मच मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। ओके, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन डिसएडवांटेजेस, द प्रोडक्ट आफ्टर fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations। ठीक है, फिजन के बाद जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बचते हैं वो क्या होते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं और उसमें से भी हार्मफुल रेडिएशंस कंटिन्यूसली बाहर निकलते रहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट हमारा है इसको डिस्पोज करना, ये भी अब तक एक नया चैलेंज साइंटिस्ट के सामने है। एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल। बहुत ज़्यादा स्केल पर ये एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या ज़्यादा हार्मफुल ये हो सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एक्सीडेंट्स में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। इस एक्सीडेंट्स में हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर। ओके, ये अब तक हमने जो देखा दैट इज़ रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाउ वी विल सी पावर जनरेशन प्लांट्स बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस मीन्स अब कौन से होंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन्स वाले गैस होते हैं, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो कुछ भी गैसेस होते हैं इन सभी गैसेस को हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। और ये गैसेस हमें अर्थ क्रस्ट में ऑब्टेन होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ भी गैस हम लोग यहाँ पर नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, दिस नेचुरल गैस इज़ यूज टू रन द टर्बाइंस। ठीक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में हमने कोल यूज़ किया था, न्यूक्लियर में हमने यूरेनियम और प्लैटिनियम यूज़ किए थे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग नेचुरल गैस जो होता है वो यूटिलाइज करेंगे टू रन द टर्बाइन। और उसके पीछे प्रिंसिपल क्या होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों भी यहाँ पर हाई रखकर एयर उसमें कंप्रेस्ड की जाती है और एक साइड से नेचुरल गैस कंप्रेस किया जाता है, वो फिर
टरबाइन रोटेट करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमें 3 सेक्शंस इसमें दिखते हैं। एक होता है कंप्रेसर, सेकेंड कंबशन चेम्बर एंड थर्ड टरबाइंस। अब यहाँ फ्लो चार्ट में आप जब देखोगे तो आपको दिख रहा है कि एक साइड से कंप्रेस्ड एयर कंबशन चेम्बर में आ रही है और दूसरे साइड से नेचुरल गैस एंटर हो रहा है। अब कंबशन चेम्बर में जब ये नेचुरल गैस और एयर जो है ये जब मिक्सड अप हो गए, इट विल क्रिएट्स अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड देन इट इज पासेस टूवर्ड्स द गैस टरबाइंस। ठीक है, फिर टरबाइंस वहाँ पर रोटेट होकर यहाँ पर वो दैट इट गेट कन्वर्टेड टूवर्ड्स द ट्रांसफर टूवर्ड्स द जनरेटर्स, और जनरेटर फिर वो जो एनर्जी है दैट इट विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस तरीके से नेचुरल गैस यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है फ्यूल, मीन्स दैट इज़ नेचुरल गैस। फिर कंबशन चैम्बर दिख रहा है और नीचे हमें कंप्रेसर जो ग्रे कलर में दिख रहा है दैट इज़ द कंप्रेसर। अब इस कंप्रेसर से एयर जो है वो विथ प्रेशर कंबशन चैम्बर में जाएगी, फ्यूल भी कंबशन चैम्बर में ही आएगा। देन इट विल मूव्स टूवर्ड्स द गैस टरबाइन। अब गैस टरबाइन से जितना फोर्स एनर्जी यहाँ पर हम लोग पुश करेंगे दैट विल पासेस टूवर्ड्स द जनरेटर। जनरेटर मूव होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी एंड अगेन देयर इज एन एमिशन ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है, जो भी गैसेस हैं यहाँ पर वो हॉट गैसेस गैस टरबाइंस इसमें से जो पास से ही वो बाहर निकल सकते हैं। दैट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। ना इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। जो केमिकल एनर्जी हमारी थी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस दैट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जहाँ पर नेचुरल गैस का कंबशन हो रहा है तो जो केमिकल एनर्जी थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। वही सेम काइनेटिक एनर्जी फिर टरबाइंस में आ रही है एंड देन दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मीन्स केमिकल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी इन कंबशन चैम्बर, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइंस एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन एडवांटेजेस ऑफ पावर जनरेशन प्लांट यूजिंग नेचुरल गैस। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये कोल पावर प्लांट से हम लोग उसको ईजिली यूज कर सकते एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कोल पावर प्लांट वी कैन यूज दिस नेचुरल गैस मोर इफेक्टिवली। और ये जो है यहाँ पर इट इज़ लेस पोल्यूटिंग क्योंकि यहाँ पर सल्फर रिलीज नहीं हो रहा है, कार्बन भी यहाँ पर रिलीज नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है वो भी क्या होता है, वो उसमें से भी स्मोक नहीं निकलता है और उसमें जो है पोल्यूशन भी वहाँ पर कम होता है। इन द सिमिलर वे ये जो हम लोग नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं इट इज़ ऑल्सो लेस पोल्यूशन, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ लेस पोल्यूशन, उसमें पोल्यूशन कम होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस इज इको फ्रेंडली। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस मोर इको फ्रेंडली है, मीन्स जिससे पोल्यूशन कम होता है और जिससे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी ऑब्टेंड होती है। तो ऐसा अगर हम लोग देखे जाए तो हमारे इसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो सही मायने में इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, बट हाइड्रोलिक एनर्जी में पोल्यूशन नहीं होता है बट इट विल कॉजेज द बायोडाइवर्सिटी, मीन्स जो भी उसमें ये होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है या फिशेस वगैरह है वाटर में वो अफेक्ट होते हैं। एंड जो डैम वहाँ पर तैयार करते हैं बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द लोकेलिटीज़ जहाँ पर लोग रहते हैं उनको दूसरी जगह पर हिलाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम उसमें अराइज होते हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट सेइंग इट एज एन इको फ्रेंडली। वैसे ही थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम सबको पता है वो क्या है, इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि उसमें पोल्यूशन
होता ही है, थोड़े से थोड़ा अमाउंट में होगा बट पॉल्यूशन वहाँ पर होते ही हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो होती हैं उसको ही हम लोग इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स कह सकते हैं। अब कुछ नेचुरल गैस वाले प्रोजेक्ट प्लांट्स यहाँ पर जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, जैसे समराल कोटा आंध्र प्रदेश में है और उसकी कैपेसिटी है 2620 मेगावाट्स। अंजनवेल महाराष्ट्र में है, भावना दिल्ली में है एंड कोडापल्ली फिर से आंध्र प्रदेश में है। ऐसे 4 जो हमारे इंडिया में टॉप मोस्ट पे हैं, ऐसे 4 यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए हुए हैं अलॉन्ग विद देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देन एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, यूज ऑफ एनर्जी इज अनअवॉइडेबल। जो एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बंद नहीं कर सकते। हमें पता है कि जो कभी भी सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट में अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग प्रोडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसके बगैर हम लोग नहीं चल सकते हैं। बट हमें ध्यान में रखना है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, जितने क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है, उतने क्वांटिटी में ही हमें केयरफुली उसे यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तभी जाकर जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स होंगे उनके लिए कुछ अमाउंट में ये एनर्जी यहाँ पर बाकी रह सकती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव द एनर्जी।